नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 16वां लेक्चर है। तो इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को अगर अभी तक आपने एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच जिसका नाम रखा गया है फाउंडेशन बैच, वो बनाया गया है। इस फाउंडेशन बैच में आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो जितने टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी पीडीएफ नोट्स आपको दी जाती है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, उत्तर लेखन का पूरा एक प्रोग्राम चलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर के इस परीक्षा को पास करने के लिए जिन संसाधनों की आपको आवश्यकता है वो आपको एक छतरी के नीचे इस कोर्स में मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में जानकारी करना चाहें तो आप 9506742546 पर हमें आरओ फाउंडेशन बैच लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो कोर्स की बात हो गई। अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए उन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं कामना करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो विकास के मानवीय पक्ष से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी समन्वित ग्रामीण विकास योजना, और सी विश्व विकास प्रतिवेदन, और डी सामुदायिक विकास योजना। तो देखिए विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन के साथ काफी अर्थशास्त्रियों का इसमें योगदान था। तो हमारा उत्तर है ए, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक के द्वारा यह किया गया। ठीक है, ए हमारा उत्तर है। अगला, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक की गणना में हम क्या शामिल नहीं करते हैं, यही प्रश्न है। ए प्रति व्यक्ति आय को, बी नगरीकरण को, सी साक्षरता को, और डी जीवन प्रत्याशा को। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसे भी समझें, अगर हमें ना भी पता हो तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से एक बात समझ आ रही है कि नगरीकरण तो एकदम अलग विषय है। तो बी, हम नगरीकरण को इसमें शामिल नहीं करते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो मानव पूंजी निर्माण पर कौन सा एक प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है ए शिक्षा, बी चिकित्सीय देखभाल, सी प्रशिक्षण, और डी सिंचाई। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण पर निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण ये सब प्रभाव डालेगा। सिंचाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 3 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना? तो हम जीडीपी की बात करते हैं, पूरी दुनिया जीडीपी की बात करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, लेकिन किस कंट्री ने सकल राष्ट्रीय सुख यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की? यह प्रश्न हमारा है।
ए भूटान, बी जापान, सी स्वीडन और डी स्विट्जरलैंड। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है निम्नलिखित में से भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है। तो ए हमारा उत्तर है। तो पूरे दुनिया से बिल्कुल अलग भूटान ने GNH का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, यानी ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। ये 1972 में आया और इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहली तो ये है कि जीवन की संतुष्टि, तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से। इसके अलावा आपकी संभावित आयु, यानी कितना दिन तक जो है आप स्वास्थ्य पूर्वक जो है अपना जीवन बिताते हैं। और तीसरा पैरामीटर है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इन तीनों के आधार पर इसे विकसित किया गया, भूटान ने ऐसा किया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है। तो भारतीय सामाजिक संरचना की बात हो रही है, इसका क्या मुख्य लक्षण है, यह हमारा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है इसमें। ए ग्रामों में अधिक जनसंख्या, बी विभिन्न धर्म, सी विभिन्न जातियां और डी निर्धनता। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मुख्य लक्षण है भारतीय सामाजिक संरचना का। तो भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण है जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, लिंगानुपात आदि। लेकिन ये जो निर्धनता की बात की जा रही है, असल में निर्धनता सामाजिक आर्थिक विषय से जुड़ा हुआ है, यानी जो है सोशियो इकोनॉमिक संरचना की ये बात करता है। तो 4th नहीं होगा, और अगर 4th नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा। तो ये हमारा उत्तर है। ये यूपी आरओ 2014 मेंस का प्रश्न था। अगला, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। ए विश्व बैंक, बी विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी विश्व बैंक और नीति आयोग और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका हमारा उत्तर है डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक 5 मार्च 2020 को जारी किया गया। तो हमारा 6th का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो सूची 1 में अभियान है और सूची 2 में वो अभियान कब प्रारंभ किए गए ये है। तो इसमें से हम प्रयास करते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया 2001 में। तो ए का 3 है, तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है। ए का 3 हमें केवल ए में दिख रहा है, ना बी में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, ना डी में दिख रहा है। तो ए का 3 है और बी का क्या है, 4 है। बी का 4 यानी 2009 साक्षर भारत मिशन। सी का 1 है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ 1987 में। और डी का 2 है, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्रारंभ हुई। तो यही ए हमारा उत्तर है 7 का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। तो व्यवसाय का क्या सामाजिक उद्देश्य है, ये यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नवाचार, बी रोजगार सृजन, सी व्यावसायिक समन्वय और डी जोखिम प्रबंधन। तो देखिए, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य इनमें से रोजगार सृजन को माना जाएगा। 8 का हमारा जो उत्तर होगा वो बी होगा। जैसे हम व्यवसाय का जानते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई लाभ कमाना है और सारी चीज, लेकिन अगर व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों की हम बात करेंगे तो बहुत अधिक मोटा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में नैतिकता होनी चाहिए। ये सारी चीजें, उसमें से रोजगार का सृजन भी एक सामाजिक उद्देश्य होता है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमृत योजना से संबंधित 2 कथन है। पहला, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो देखिए, अमृत
मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को नहीं रखा गया है, बल्कि 500 शहरों की बात की गई है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। ये योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। तो 500 शहरों का लक्ष्य है। दूसरा, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो यह भी बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। इसने किसका रास्ता तैयार किया? ए आर्थिक योजना के संगठन का, बी पंचायती राज के संगठन का, और सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, और डी बालिका शिशु के संरक्षण का। तो हम सबने पंचायती राज प्रणाली को पढ़ा है और उसमें हम सबसे पहले बात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ही करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है, बी। अगला, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? तो मध्याह्न भोजन योजना की बात हो रही है, कौन प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता? ए स्कूल मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापक, बी पंचायती राज संस्था, सी स्वयं सेवा समूह, और डी ठेकेदार। तो निश्चित रूप से यही डी हमारा उत्तर है। ठीक है, 11 का उत्तर है डी। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से पूछा गया प्रश्न है। दुर्घटना बीमा एक तरफ है और जीवन बीमा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, दुर्घटना बीमा 1,30,000, 30,000, 1,30,000, उस तरीके से। तो दुर्घटना बीमा 1 लाख और जीवन बीमा 30,000, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है। इतना जो है कवर मिलता है। ठीक है, 1 लाख एक्सीडेंट होने पर और 30,000 रुपए जीवन बीमा। अगला, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं? पहला, केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, बी केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, सी केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, और डी केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। तो निश्चित रूप से 13 का उत्तर हमारा यही डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? 1 27.2, बी 37.2, और सी 22.7, और डी 32.7। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में यह पूछा गया। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कौन सा अनुपात आकलित किया? तो इसका उत्तर हमारा है 37.2%। तो तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया, 2009 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो ये 2005 की बात हो रही है। हालांकि तेंदुलकर समिति की अभी हम बात करें तो उसमें जो है ये आंकड़ा आपको कम दिखेगा। ठीक है, तो ये सुरेश तेंदुलकर विधि है और ये सी रंगराजन विधि है। और सुरेश तेंदुलकर विधि की हम बात करें तो इन्होंने ये बताया कि गांव में प्रतिदिन जो 27 रुपए खर्च करता है और शहरों में 33 रुपए खर्च करता है, वो क्या है? और मासिक अगर हम कहें तो 816 रुपए जो गांव में और 1000 रुपए जो शहरों में खर्च करता है, वो क्या है? वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल गया। जो इससे कम खर्च करता है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इस पर बहुत विवाद भी हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, 5 सदस्य के परिवार के लिए यह आंकड़ा बताया गया। 4080 ग्रामीण और 5000 शहरों में बताया गया। ठीक है, इस हिसाब से यानी इस कैलकुलेशन के आधार पर गरीबी देखी गई तो बताया गया कि ग्रामीण गरीबी 25.7% है और शहरी गरीबी 13.7% है। अखिल भारतीय अगर इसका हम डाटा निकालें तो 21.9% की ये गरीबी है। ठीक है, ये सुरेश तेंदुलकर विधि में बताया गया। और इस हिसाब से करोड़ में अगर जनसंख्या देखें तो 21 करोड़ ग्रामीण है, शहरों में 5 करोड़ से ऊपर है और 26 करोड़ 93 लाख यानी लगभग 27 करोड़
अखिल भारतीय। इसी तरह से सी रंगराजन में थोड़ा सा इसको उठा दिया गया, जैसे 27 रुपए को 32 रुपए कर दिया गया, 33 को 46, तो यहाँ 972 हो गया 816 के मुकाबले, यहाँ 1000 के मुकाबले 1400 हो गया। लेकिन अंतर कितना आया, गरीबी में बहुत बड़ा अंतर आ गया। देखिए यहाँ 25% था, यहाँ 30 हो गया, शहरों में 13 की जगह 26 हो गया। टोटल अखिल भारतीय जो है 29.5 हो गया, 21 से बढ़ के 29 हो गया। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो 21 से बढ़ के 26 हो गया, 5 से बढ़कर 10 हो गया, और टोटल 26 से बढ़ के 36 हो गया, यानी 10 करोड़ लोग और अधिक गरीब हो गए। ठीक है, तो ये पूरी बात थी, वो 2005 के डाटा के हिसाब से पूछा गया था प्रश्न। अगला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? निर्मला देशपांडे, बी सिद्धार्थ, सी सुरेश तेंदुलकर और प्रोफेसर जानकी रमन। तो सी सुरेश तेंदुलकर हमारा उत्तर है, 15 का सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। कथन ए, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण आर, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए भारत में क्या देखा गया कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर क्यों है? तो अमीर गलत भोजन कर रहा है। और गरीब क्यों है? क्योंकि उसे पर्याप्त जो है पोषण वाला भोजन मिल ही नहीं रहा है। तो ए हमारा उत्तर है। ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो 16 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? गरीबी का सामाजिक सूचक, ए परिवहन के साधनों की कम संख्या, बी निरक्षरता का स्तर, सी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, और डी रोजगार के अवसरों की कमी। आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो गरीबी का सामाजिक सूचक परिवहन के साधनों की कम संख्या नहीं है, बल्कि गरीबी का सामाजिक सूचक है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, उपभोग, अपराध, ये सारी चीजें। तो 17 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी का अनुमान कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से भारत में गरीबी के अनुमान का आधार है सी, परिवार का उपभोग व्यय। तो अब ये देख लें, यूडीए एलडीए प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। अब आगे भी इसी तरह का प्रश्न रिपीट हो जाएगा। आइए देखें। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। अब देखिए ये आरओ मेंस 2013 का प्रश्न आ गया। विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ताओं के व्यय के आधार पर, और देश की मलिन आबादी के आधार पर। तो भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे। तो 19 का भी हमारा उत्तर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीडीएस की बात हो रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। तीसरा, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो देखिए मुख्य उद्देश्य था पीडीएस का कि सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान किया जाए। तो अनाज है, दालें भी, चीनी भी, इस तरीके से यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरफ प्रारंभ किया गया था। तो निश्चित रूप से 2 भी सही है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, गलत है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी जाती है। तो 1 और 2 सही है, और 1 और 2 कहां ऑप्शन में हमें दिख रहा है? तो बी। तो यही 20 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है। तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? तो इंपोर्ट भारत सबसे अधिक कहां से करता है, यह प्रश्न है। ए चीन से, बी सऊदी अरब से, सी संयुक्त अरब अमीरात से, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो देखिए भारत का आयात का सबसे बड़ा पार्टनर, ये चूंकि प्रश्न 2010 का है लेकिन वर्तमान हिसाब से भी चाइना ही है, लगभग 16%। उसके बाद नंबर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगभग 7.5% के आसपास। उसके बाद यूएई का नंबर आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात सी, और उसके बाद फिर सऊदी अरबिया का नंबर आता है। ठीक है, तो चीन निश्चित रूप से 1 नंबर पे है। अगला, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से सर्वाधिक निर्यात रहा 2017 में? कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अभियांत्रिकी वस्तुएं यानी इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र, रसायन। तो 2017 में बी, अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान सबसे अधिक रहा। हालांकि उसके बाद से हम देखें तो पेट्रोलियम उत्पाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, भारत के निर्यात में। ठीक है, तो इस हिसाब से बी हमारा उत्तर है, नहीं तो पेट्रोलियम उत्पाद हमारा उत्तर होता। देखिए, इस सब्जेक्ट में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उड़ा दिया है, हटा दिया है, डिलीट कर दिया, क्योंकि जिसका अब सेंस नहीं बनता, ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करके हम लोगों को बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए बड़े पैमाने पर प्रश्नों को मैंने हटा दिया है, और जो प्रश्न मुझे लगे कि जिसको डिस्कस हम लोग करेंगे तो आगे आपको काम भी आएगा, तो उसी को हमने रखा है। 1-2 इसके अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, आरओ प्री री एग्जाम 2016 का यह प्रश्न है। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन, भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। दूसरा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और तीसरा, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ रुपए थी। ये तो बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो निश्चित रूप से उभरा। तीसरा, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भारत ने 2020 में पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी स्थिति है कि ब्रिटेन ने कमबैक कर लिया है। तो उस हिसाब से भारत 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, और पीपीपी के आधार पर भारत तीसरे नंबर पर है। परचेसिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है, क्रय शक्ति समतुल्यता की, उसमें जो है भारत तीसरे नंबर पर। नॉमिनल की बात करें तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर तीसरे नंबर पर एशियन टाइगर सच्चे अर्थों में जापान है, उसके बाद जर्मनी है, फिर बीच में भारत आ गया, लेकिन अभी यूनाइटेड किंगडम, और फिर भारत, और फिर पूरी कहानी। ठीक है, तो यह डी हमारा उत्तर है। तो कमेंट में बताइएगा कि अब भारत इस समय वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है या 6वीं है। ठीक है, चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित कब की गई? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में और अप्रैल 2003 में। तो इसका हमारा उत्तर है विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में। तो 24 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, तो शुद्ध निर्यात का क्या मतलब है? ठीक है, नेट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो निर्यात गुणे आयात, निर्यात प्लस आयात, निर्यात माइनस आयात, और केवल सेवाओं का निर्यात। तो निश्चित रूप से निर्यात माइनस आयात। तो जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट हुआ और जो हमारा टोटल इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट है। अब यह धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा, और नेगेटिव कब हो जाएगा? जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक होगा। ठीक है, तो यही सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आयात कर क्या करता है? कहने का मतलब यही है। आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। ए, व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। बी, व्यापार की मात्रा को घटाता है।
सी, इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और डी, दोनों ए व सी। तो आयात कर हमेशा व्यापार की मात्रा को घटाता ही है, क्योंकि जब भी किसी चीज पे टैक्स लगती है तो उसका कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब कीमत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके डिमांड में कमी आएगी। तो व्यापार की मात्रा को हमेशा आयात कर घटाता है। और इसी के बल पे, आयात कर के बल पे ही कई देश जो है इतने अधिक टैरिफ लाद देते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे अब मुक्त व्यापार व्यवस्था है वर्तमान में, लेकिन अब कई देश ये चाहते हैं कि हम सामान जो है अन्य देश से ना आने दे, कोई टारगेटेड देश है। अब जैसे चीन के साथ हमारे क्या तनाव है आप जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं, चीन से कर रहे हैं। तो ऐसे में खूब टैरिफ जो है उस पर लाद दी जाती है, खूब ज्यादा जो है उस पर आयात कर लगा दिया जाता है ताकि उसकी कीमत जो है बढ़ जाए। अगला, हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हरित बांड, ठीक है। ए, हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। बी, हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। सी, हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार हैं। और डी, हरित बांड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता की निवेश हैं। तो हरित बांड, ग्रीन बांड की बात हो रही है। तो देखिए, ग्रीन बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में ही होता है। तो ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हों बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करके आगे बढ़ती हों, तो उसी में पैसा लगता है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। तो निश्चित रूप से 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने ही इसको जारी किया था। और फिर उसके बाद 2008 में विश्व बैंक ने भी इसको जारी किया। हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो निश्चित रूप से वित्तीय बाजार के लिए ये बिल्कुल नई चीज है। हरित बांड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता, तो यह अल्पकालिक नहीं है बल्कि दीर्घकालिक है, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो ये डी हमारा उत्तर है 27 का। अगला, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। देखिए, दो तरह के खाते हैं, एक चालू खाता है और एक पूंजी खाता है, ठीक है। तो चालू खाते की बात हो रही है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। ए 1994 से, बी 1996 से, सी 1998 से और डी 2001 से। तो चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को 1994 से घोषित कर दिया गया। परिवर्तनीयता का मतलब है कि भारतीय मुद्रा के साथ दूसरी मुद्रा का आसानी से जो है एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है, 1994 से हुआ। अब देखिए, सेम वही प्रश्न 2017 में रिपीट कर दिया गया। अब इसमें क्या है, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 94 में, 1995 में, 1996 में, 1997 में। तो भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1994 में। और पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की जा सके, इसके लिए तारपोर समिति का भी गठन किया गया। भारत काफी उत्साही था कि हम पूंजी खाते को भी परिवर्तनीय बना दिए, लेकिन यह समझ में आ गया कि अभी जो हम ये सोच रहे हैं कि वेस्ट से पैसा जो है ईस्ट में आएगा, इसका कहीं उल्टा ना हो जाए कि ईस्ट से पैसा वेस्ट में चला जाए, इसलिए भैया इसको अभी हम नहीं करते हैं। तो ए का 1994 मतलब 29 का ए उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं। पहला, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। दूसरा, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो यह प्रश्न पूछा गया है यूपी RO-ARO प्री री एग्जाम 2016 में। तो देखिए, कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तो जितना आया उससे अधिक देना है, तो इसका मतलब है कि यह चालू खाता घाटा है। दूसरा, चालू खाता घाटा तब होता है जब
एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो जब एक देश अपने भुगतान से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का निर्यात करता है, यानी उसे देने से अधिक लेना है, तो ऐसे में वो कैड नहीं होगा, चालू खाता घाटा नहीं होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो ये जो कारण आ रहा है ये गलत है असल में। तो ए सही है किंतु आर गलत है, यानी सी हमारा उत्तर है। तो 30 का उत्तर हमारा सी है। अगला, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है? ए, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना। बी, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना। सी, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। और डी, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि देश में निर्यात बढ़ने लगते हैं। और वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ऐसे में जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उस देश के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सस्ती हो जाती हैं। जैसे अभी अगर $1 80 का है, यानी 80 रुपए के बदले हमें $1 मिलता है, और कल 100 रुपए के बदले अगर हमें $1 मिलता है, तो जो भारत की वस्तुएं हैं वो विदेशी बाजारों में क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि अब 100 रुपए की वस्तु, पहले 80 रुपए की वस्तु के लिए विदेश में $1 पे करना था, लेकिन अब 100 रुपए की वस्तु के लिए भी $1 पे करना है। और इसका उल्टा प्रभाव क्या पड़ता है? इसका उल्टा प्रभाव यह पड़ता है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं वो भारतीय बाजारों में महंगी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक जूता मैं खरीदता हूं, उसके लिए मुझे $100 पे करना है और $1 का मूल्य 80 रुपए है, तो ऐसे में मुझे 8,000 रुपए का वो जूता पड़ेगा, यानी $100 मतलब मेरे लिए 8,000 रुपए। लेकिन अगर ये हो जाता है कि $1 100 का हो जाता है, तो ऐसे में $100 के लिए हमें कितना पैसा देना होगा? 10,000 रुपए देना होगा, यानी 8,000 का जूता हमारे लिए 10,000 का हो जाएगा। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? भारतीय प्रोडक्ट विदेशी बाजारों में सस्ते हो जाते हैं और विदेशी प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। और इससे क्या होता है? तो निर्यात तो बढ़ने लगता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट की मांग होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सस्ते हैं। और आयात कम हो जाता है। विदेशी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मांग भारत में कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका मूल्य बढ़ जाता है, चूंकि मुद्रा का मूल्य घट गया है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना किस वर्ष में? 1995, 1996, 1997, 1998। तो हमारा उत्तर है भारत WTO का मेंबर बन गया जनवरी 1995 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इससे जो लोन मिलता है उसका प्रयोग कहां किया जा सकता है? यह प्रश्न है। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए। बी, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। सी, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने हेतु। और डी, औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण हेतु। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। तो 33 का हमारा उत्तर है बी। अगला, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है नीला बाक्स सहायिका, बी हरा बाक्स सहायिका, सी पीला बाक्स सहायिका और डी गुलाबी बाक्स सहायिका। तो WTO के अंतर्गत सब्सिडी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और जैसे यातायात की लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, उसी हिसाब से जो है इसको दिया गया। जैसे ग्रीन है, हरा बाक्स सब्सिडी है, तो उसको कहते हैं कि ये अलाउ है। उसी तरीके से एक जो है ब्लू बाक्स है, उसी तरह से एक एम्बर बाक्स सब्सिडी है। ठीक है, तो ये 3 तरीका है। तो इसमें से जो हमारा उत्तर है ये है 34 का हमारा ए उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक कब स्थापित हो गया? तो वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ वर्ष 1945 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1960 में और डी वर्ष 1988 में। तो विश्व बैंक की स्थापना हो गई ए 35 का ए 1945 में। तो 1944 में ही हो गया था, लेकिन 1945 से फिर सारी चीजें शुरू हुई। तो 35 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कृषि पर समझौते के 3 जो स्तंभ है उसमें से कौन सा एक नहीं है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात प्रतियोगिता और डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। तो डी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां सम्मिलित नहीं है। तो यही हमारा 36 का उत्तर भी होगा, 36 का डी। ठीक है, चलिए अगला, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? अब ये गेट से संबंधित है, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए लेकिन प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, WTO, IMF, गेट और विश्व बैंक। तो निश्चित रूप से सी हमारा उत्तर है, उरुग्वे दौर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही सी हमारा उत्तर है। अगला, वर्ल्ड ट्रेड संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, वाशिंगटन में, लंदन में। तो ये जनेवा में स्थित है। 38 का हमारा उत्तर है बी और जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई। अगला, जब भारत विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा जब भारत को, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ए BP नरसिम्हा राव, बी BP सिंह, सी राजीव गांधी और डी चंद्रशेखर। तो भारत को जब विदेशी बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ गया तो उस समय चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय तक आते आते भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और विदेशी जो भंडार था भारत का वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर आ गया था। भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। 39 का डी हमारा उत्तर है। अगला, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फॉरेक्स रिजर्व की बात हो रही है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। तो विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी SDR की बात हो रही, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। इसमें लिखा है कि वो सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो 40 का यही सी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से कुल 40 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।